रोल ऑफ बिजनेस इन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है कि बिजनेस का रोल क्या होता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में, या बिजनेस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है। मोस्ट ऑफ द पोल्यूशन इज स्प्रेड बाय बिजनेस, देयरफॉर टू स्टॉप पोल्यूशन रोल ऑफ द बिजनेस शुड बी मेन। तो बिजनेस का रोल यहाँ पर मेन हो जाता है। फॉर द preservation of environment, business has following liability. First, commercial unit should recycle the industrial garbage. कॉमर्शियल यूनिट को जो भी इंडस्ट्रियल गार्बेज है उसको रिसाइकल करना चाहिए। सेकंड, मॉडर्न मशीन एंड एपार्टस शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ओल्ड मशीन्स एंड एपार्टस। मॉडर्न मशीनें यूज़ करना चाहिए जिससे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट कम से कम निकले। The rules of pollution control should be followed strictly by the government. जो गवर्नमेंट ने पॉल्यूशन कंट्रोल्स के रूल्स बनाए हैं उनको स्ट्रिक्टली बिजनेस को फॉलो करना चाहिए। फोर्थ, प्रोसीजर शुड प्रोड्यूस इको फ्रेंडली थिंग्स। प्रोड्यूसर को इको फ्रेंडली थिंग्स प्रोड्यूस करना चाहिए। फिफ्थ, मैन्युफैक्चरर शुड कॉन्स्टिट्यूट इको क्लब इन देयर ओन यूनिट। उनको अपनी खुद की यूनिट में इको क्लब बनाना चाहिए। सिक्स, एवरी प्रोडक्शन यूनिट शुड प्लांट द ट्री इन इट्स एरिया इन सफिशिएंट नंबर। हर प्रोडक्शन यूनिट को अपने एरिया में सफिशिएंट प्लांट और ट्री लगाना चाहिए। सेवन, कॉमर्शियल यूनिट शुड मेक अ साइंटिफिक ट्रीटमेंट ऑफ द एक्सट्रैक्टेड गार्बेज फ्रॉम द इंडस्ट्री। कॉमर्शियल यूनिट को साइंटिफिक ट्रीटमेंट करना चाहिए जो भी उनके यहाँ से गार्बेज निकल रहा है। एट्थ, पॉइजनियस गैस एंड स्मोक शुड बी चेक थ्रू साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड से हमको गैसेस को और स्मोक को चेक करना चाहिए। The dirty water of business should be mixed into the river only after purify it. जो भी इंडस्ट्री से वाटर निकलता है डर्टी वाटर उसको प्यूरिफाई करके ही रिवर्स में मिक्स होने देना चाहिए। इन द बिजनेस एरिया स्मोकिंग प्रोहिबिटेड मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। इन दिस ओन यूनिट अ बिजनेसमैन कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग द पोल्यूशन। अपने खुद के बिजनेस में एक बिजनेसमैन पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। गवर्नमेंट एफर्ट्स टू सॉल्व इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। गवर्नमेंट ने कुछ एफर्ट्स किए हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं। एट द इंटरनेशनल लेवल द इन्वायरमेंट हैज़ बिकम अ सब्जेक्ट ऑफ अवेयरनेस। द इंडियन गवर्नमेंट इज़ अलर्ट इन द रिलेशन ऑफ इन्वायरमेंट। सो इन द ईयर 1985, ये आपको याद रखना ही है, द इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री हैज़ बीन एस्टेब्लिश इन इंडिया। सम मेन फैक्ट्स मेड फॉर द preservation of environment are following. First, Forest Life Security Act 1972. Second, Water Pollution Solution and Control Act 1974 revised 1988. Air Pollution Solution and Control Act 1974 इसको रिवाइज किया था इन 1988. फोर्थ, Environment Preservation Act 1986. Forest Preservation Act 1980 revised 1988. Riskful Garbage Act 1989. 7. Establishment of National Plantation and Sound Development Board. 8. Establishment of National Unfertilized Land Development Board. 9. Inauguration of Environment Activity Plan EAP to organize seminars on environmental education. environmental education पर organize सेमिनार ऑर्गेनाइज करना।
तो ये एक्ट बनाया है इंडियन गवर्नमेंट ने फॉर कंट्रोलिंग ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो हमारा टॉपिक आज फिनिश हुआ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का। और नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो इज बिजनेस एथिक्स। हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, हेडिंग डालेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, सबसे फर्स्ट वर्क हमारा होता है टू क्लोजिंग द असेट्स अकाउंट। तो यहाँ हम लिखते हैं टू वेरियस असेट्स। जैसे हमारे पास बिल्डिंग है तो बिल्डिंग को शिफ्ट करा, फर्नीचर है, लैंड है, तो जितनी हमारे पास में असेट्स होगी, सम में जो बैलेंस शीट गिवन है उस बैलेंस शीट में जितनी बुक वैल्यू है उस पर हम ट्रांसफ़र करेंगे। देन हम लाइबिलिटीज़ करेंगे बाय लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटी का मीनिंग आउटसाइडर लाइबिलिटीज़, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। यहाँ पर इंटरनल लाइबिलिटी का मीनिंग ऐसी लाइबिलिटी जो बाहर वालों को पे नहीं करना है, जैसे पार्टनर्स लोन अकाउंट नहीं आएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस नहीं आएगा, पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस यहाँ पर नहीं आएगा। एक्सटर्नल लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी जो हमको बाहर किसी को पे करना है, वो सारी लाइबिलिटी हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। देन अगर हमारे पास में कोई स्पेसिफिक रिज़र्व है बाय बैड डेब्ट्स रिज़र्व, बाय एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ऐसे कोई हमारे आउटसाइडर अगर कोई फंड है, रिज़र्व है, तो हम उनको ट्रांसफ़र करेंगे। तो फर्स्ट थिंग हमने वेरियस असेट्स को ट्रांसफ़र करा। कैश और बैंक को छोड़ के ऑलवेज आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी हम बुक वैल्यू पर असेट्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसमें कैश और बैंक को छोड़ के ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो कैश और बैंक हमको नहीं लेना है। जब हम लाइबिलिटी को ट्रांसफ़र करेंगे तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी जो हमको एक्सटर्नल पर्सन्स को या इंस्टीट्यूशन को देना है वो ही ट्रांसफ़र करेंगे। रिज़र्व और प्रोविज़न्स ट्रांसफ़र करेंगे। देन जो असेट्स को हमने ट्रांसफ़र किया है बुक वैल्यू पर, जब रियलाइजेशन बन रहा है दैट मीन्स हमारी फर्म डिज़ोल्व हो रही है, और फर्म जब हमारी डिज़ोल्व होती है तो हम असेट्स को सेल कर देते हैं। तो बाय कैश और बैंक करके यहाँ पर हम लिखेंगे असेट्स रियलाइज्ड। जितना असेट से हमको रियलाइज्ड हो गया वो हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। ऑन डिसोल्यूशन एनी पार्टनर्स टेकन असेट्स बाय फर्म। अगर फर्म की कोई असेट्स कोई पार्टनर ले लेता है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट पे लिखेंगे असेट्स टेकन बाय पार्टनर। यानी ये जो हमने वेरियस असेट्स ट्रांसफ़र करी है या तो ऑन डिसोल्यूशन ये मार्केट में सेल हो जाएगी या इनको कोई पार्टनर ले लेता है। ऐसे लाइबिलिटी, अगर हम लाइबिलिटी को पे कर रहे हैं तो टू
कैश और बैंक। और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। अगर किसी पार्टनर ने कोई लायबिलिटी ले ली है ऑन डिसॉल्यूशन तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कोई असेट्स ले ली है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। अब जो एक्सपेंसेस होते हैं, अगर कोई एक्सपेंसेस फर्म पे कर रही है तो टू कैश और बैंक। एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म। अगर फर्म कोई एक्सपेंसेस पेड कर रही है तो यहाँ पर आ जाएगा। देन इतना होने के बाद अगर हम डेबिट और क्रेडिट की टोटल का कंपैरिजन करेंगे, हमको बैलेंस निकालते आता है। अगर हमारी क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो हम क्रेडिट की टोटल में से डेबिट की टोटल को माइनस करेंगे, और जो हमारा बैलेंस आएगा उसको हम डालेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। जो भी XYZ हमारे पार्टनर्स होंगे उनको उस रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इफ़ डेबिट साइड इज़ ग्रेटर देन क्रेडिट साइड देन बैलेंस ऑन क्रेडिट साइड बाय पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट X, Y एंड Z। जो भी हमारा बैलेंस आएगा उसको हम रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ऐसे हम अपना रियलाइजेशन अकाउंट मेंटेन करेंगे। अब यहाँ पर आपको बुक में जो जनरल एंट्रियाँ दे के रखी है वो जनरल एंट्रियाँ भी हम रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू समझेंगे। यहाँ पर आपको थ्योरी पढ़ाई थी मैंने अकाउंटिंग ऑफ डिसॉल्यूशन में, जो हमारे 5 अकाउंट बनते, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट। फर्स्ट हमारा बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, जो हमने अभी फॉर्मेट जिसका समझा है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में आपको अ रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर फॉर डिस्पोजिंग of all the assets of the firm and making payment to all the creditors. These account is also known as cash realization account. क्या बोलते हैं हम इसको? Cash realization account. It is a nominal account. यहाँ पर एक IMP ऑब्जेक्टिव बनता है कि रियलाइजेशन अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, असेट्स अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट। तो इसका करेक्ट आंसर है it is a nominal account, and the objective of such an accounts is to be find out the profit or loss on realization of assets and payment of liabilities। और इसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि हमको असेट्स और लाइबिलिटी, असेट्स को बेचने पर और लाइबिलिटी को पे करने पर कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो वो प्रॉफिट और लॉस निकालना हमारा मेन पर्पस होता है। The balance of this account is transferred to either partners current account and partners capital account। अभी हमने जब स्पेसिमेन एक्सप्लेन किया है तो हमने बैलेंस को शिफ्ट किया है पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में। अब यहाँ पर हमारी एंट्रियाँ होती है। फर्स्ट, फॉर क्लोजिंग द असेट्स अकाउंट, क्योंकि हमारी फर्म डिज़ोल्व हो रही है। जब हमारी फर्म डिज़ोल्व हो रही है तो हमको जितने भी अकाउंट्स हमारी बुक्स में ओपन है सबको क्लोज करना पड़ेगा। तो ऑल असेट्स ऑफ द फर्म एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंस आर ट्रांसफर टू दिस अकाउंट।
कैश और बैंक को छोड़ के सारे असेट्स के अकाउंट को हम रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करते हैं। तो हमारी जनरल एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। इसीलिए हमने जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है तो उसमें हमने सबसे पहले डाला है टू असेट्स करके, जब हम असेट्स के अकाउंट को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करते हैं। सेकंड हमारा है फॉर क्लोजिंग द लाइबिलिटीज़ अकाउंट। लाइबिलिटी अकाउंट को क्लोज करने की जनरल एंट्री बनती है सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी और रिजर्व यहाँ पर आएंगे। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट डेबिट, पेंशन फंड अकाउंट डेबिट, अदर स्पेसिफिक फंड अकाउंट डेबिट, अदर लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कहाँ ट्रांसफ़र करें हमने? रियलाइज। तो हमने जनरल एंट्री हमारी ये बन रही है, तो इसका लेज़र होगा रियलाइजेशन में लिखेंगे बाय क्रेडिटर, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, बाय बिल्स पेबल। जो भी हमारे क्वेश्चन में होगा वो हम बाय साइड पर लिख देंगे। देन थर्ड है हमारा ऑन सेल ऑफ असेट्स। जब हम असेट्स को सेल करते हैं तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में लिखेंगे बाय कैश और बैंक अकाउंट। फोर्थ, असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। अगर पार्टनर्स ने कोई असेट्स ले ली है तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में हम लिखते हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल और करंट असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अगर हम किसी भी लाइबिलिटी को पे कर रहे हैं तो रियलाइजेशन में लिखेंगे टू कैश और बैंक अकाउंट। ऐसे ही अगर लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर, जनरल एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दैट मीन्स रियलाइजेशन में हम लिखते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब है हमारा मैथड ऑफ सेटिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। जब हमारा रियलाइजेशन होता है तो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस भी होते हैं। ऑन पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। दैट मीन्स अगर फर्म कोई एक्सपेंसेस पे कर रही है तो हम लिख देंगे टू कैश और बैंक अकाउंट। 8, पार्टनर एज्यूमिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे रियलाइजेशन अकाउंट। अगर कोई पार्टनर रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे करने की लाइबिलिटी लेता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो रियलाइजेशन में हम लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर क्लोजिंग रियलाइजेशन अकाउंट, जो हमारा रियलाइजेशन का अकाउंट क्लोज होता है तो हमको पता है कि या तो हमारा डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अगर हमारा डेबिट में बैलेंस आ रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर हमारा क्रेडिट साइड बड़ा है, डेबिट साइड छोटा है, तो जो आंसर आता है वो कहलाता है प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। इन केस ऑफ लॉस ऑन रियलाइजेशन फॉलोइंग एंट्री इज मेड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। दैट मीन्स रियलाइजेशन में हम लिख देते बाय पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ये हमारा कंप्लीट हुआ। वेरी IMP थ्योरी क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट। Revaluation account is prepared on admission, on retirement and death of a partner and change in profit sharing ratio. And realization account is prepared on the dissolution of firm. What is the difference between the revaluation and realization account? Serial number, basis of differences, revaluation account, realization account. First, purpose. This account is prepared to make necessary adjustment in the value of assets and liability. ये अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? जो भी असेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यू में जो एडजस्टमेंट हुआ है, यानी अगर हम न्यू वैल्यू कर रहे हैं और अगर वो वैल्यू हमारी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है तो उससे हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट।
These account is prepared to find out the profit or loss on sale of the assets and repayment of liability. ये अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करने के लिए ऑन सेल ऑफ असेट्स एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, असेट्स को सेल करना और लाइबिलिटी को पे करने के लिए. सेकंड, प्रिपरेशन. दीज अकाउंट इज प्रिपेयर ऑन एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर. दीज अकाउंट इज प्रिपेयर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. हमने पहले ही देख लिया कि हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं हम एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ पर. अवर थर्ड डिफरेंस इज रिजल्ट. Even after the preparation of revaluation account, the firm continue to function through with a change relationship among the partner. जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो हमारी फर्म का बिजनेस कंटिन्यू रहता है, वो न्यू रिलेशन के साथ में फर्म अपना बिजनेस कंटिन्यू रखती है. द फर्म्स कम्स टू एन एंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ दीज अकाउंट. अभी हमने रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट एक्सप्लेन किया है. हम असेट्स और लाइबिलिटी को सेल कर रहे हैं, असेट्स को सेल करके लाइबिलिटी को पे कर रहे हैं. दैट मीन्स हमारी फर्म कहाँ जा रही है, एंड की ओर जा रही है. रियलाइजेशन अकाउंट जब बनता है तो हमारी फर्म क्लोज हो जाती है. वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज रिकॉर्डेड. ओनली द डिफरेंस बिटवीन द बुक वैल्यू एंड रिवाइज वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी इज रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट. जो भी हमने असेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यू रिवाइज करी है, कम ज़्यादा की है, उससे बनता है. बुक वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़, द कैश एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट. जो भी असेट्स और लाइबिलिटी को बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड किया जाता है और जितना हम उनको कैश उनसे रियलाइज़ कर रहे हैं या जितना कैश पे कर रहे हैं वो यहाँ पर हम इंटर करते हैं. फ्रीक्वेंसी, कितनी बार बनता है. दीज अकाउंट मे बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मेनी टाइम्स ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द फर्म. जब भी कोई पार्टनर का एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा, ये अकाउंट हमारा बनेगा. और दिस अकाउंट इज़ प्रिपेयर ओनली वन टाइम इन लाइफ ऑफ फर्म, बिकॉज इसके बाद में फर्म हमारी क्लोज हो जाती है. दिस अकाउंट इज़ प्रिपेयर ओनली वंस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ फर्म. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस. ऑन न्यू एडमिशन, its balance is distributed among the old partners in their profit ratio. Its balance is distributed among the all partners in their profit sharing ratio. इसका जो बैलेंस होता है वो ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है और इसका जो बैलेंस होता है वो ओल्ड पार्टनर, ओनली ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है. हम बार बार एक लाइन रिमाइंड करते, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस ओल्ड पार्टनर को उनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है. 7, एक्सपेंसेस. जनरली देयर आर नो एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन ऑन असेट्स एंड लाइबिलिटी. जनरली असेट्स और लाइबिलिटी के रिवैल्यूएशन पर कोई एक्सपेंसेस नहीं होते. नॉर्मली एक्सपेंसेस आर इनकर्ड ऑन द सेल ऑफ असेट्स एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी. नॉर्मली इस पर रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस होते हैं. अब हमको एक इलास्ट्रेशन दिख रहा है, इस इलास्ट्रेशन के थ्रू हम जनरल एंट्री और रियलाइजेशन अकाउंट को समझेंगे. इलास्ट्रेशन फर्स्ट. A and B are equal partners in a firm. They decided to dissolve the partnership on 31st December 2018. Their financial position was as follows. Creditors है 2700, General Reserve 3000, B's loan account 3000, Capital account A 12,000, B 12,000, Cash at bank 3000, Debtors 1000, Plant 4700, Stock 15,000, Building 6,000, Furniture 3,000. Building was sold for rupees 6,300, furniture for rupees 3,300,
and stock for 13,800. Debtor realize only rupees 8,000 and plant realize 4,800. Creditor were paid 2,600 in full settlement. Expenses on realization account is 500. Make necessary general entries to close the books of the firm and prepare realization account, B's loan account, partners capital account and बैंक account. आज हम सिर्फ इसकी जनरल एंट्री एक्सप्लेन करूँगी मैं. जो आज मैंने आपको रियलाइजेशन अकाउंट का स्पेसिमेंस एक्सप्लेन किया है और जो जनरल एंट्री मैंने आपको एक्सप्लेन की है, फर्स्ट आज आपका होमवर्क रहेगा कि आप वो स्पेसिमेन प्लस आप जनरल एंट्री लर्न करो. उसके बाद ही हमारा पार्टनर्स कैपिटल बैंक पार्टनर्स के लोन अकाउंट में आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी. आज सिर्फ हम जनरल एंट्री इसकी एक्सप्लेन करेंगे. 2018 दिसंबर 1 पहला काम हम करते हैं, कैश और बैंक को छोड़ के सारी असेट्स बुक वैल्यू पर ट्रांसफ़र करते हैं. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेप्टर्स टू प्लांट टू स्टॉक टू बिल्डिंग टू फर्नीचर. जो बुक वैल्यू हमको बैलेंस शीट में दी है उस बुक वैल्यू पर हमने ट्रांसफ़र करी. डेप्टर से 1000 के, प्लांट है 4700 का, स्टॉक 15,000 का, बिल्डिंग 6,000 की, 3,000. तो हमने क्या करा, वेरियस असेट्स ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट. ऐसे ही हम आउटसाइडर लाइबिलिटी देखेंगे तो ओनली वन लाइबिलिटी इज इट आउटसाइडर. बी का लोन, पार्टनर का लोन आउटसाइडर लाइबिलिटी नहीं है. तो लाइबिलिटी को ट्रांसफ़र करने की जनरल एंट्री है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिटर्स इन रियलाइजेशन अकाउंट 27,000. अब यहाँ पर हमको सम में इंफॉर्मेशन है. बिल्डिंग वॉज सोल्ड 6,300, फर्नीचर फॉर 3,300, स्टॉक फॉर 13,800, डेप्टर्स रियलाइज ओनली 800 एंड प्लांट रियलाइज 4,800. तो हम इन सब का टोटल लगा लेंगे तो टोटल हमारी 29,000 की असेट सेल हो रही है. बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 29,000. ऐसे ही हमको दे के रखा है कि क्रेडिटर को हमने 2,600 फुल सेटलमेंट में पे किया. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 2,600. देन creditor were paid 2,600. Realization account debit to bank, realization expenses paid 500. अब हम यहाँ पर आंसर निकालेंगे. आंसर निकालने का तरीका है कि हम डेबिट की टोटल को प्लस करेंगे जितने से हमारा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है और जितने से हमारा रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है. तो डेबिट और क्रेडिट की टोटल में से हमने देखा कि हमारी डेबिट की टोटल बड़ी है तो हमारा लॉस आ रहा है. जो भी हमारा बैलेंस आया हमारा 1,100 क्योंकि हमारे पार्टनर इक्वल है. तो हमने इक्वली 550 एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. देन बीस लोन अकाउंट, बीस लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीस लोन पेड ऑफ, हमने पेड ऑफ करा. फिर जनरल रिजर्व है हमारा जो उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन इक्वल रेशो. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू. फिर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे. ये वाली जनरल एंट्री हम कल मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे आई है ये. हम आज आपका जो वर्क है वो है आपका कि आपको रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट मैं आपको सेंड करूँगी, बुक में भी है. फॉर्मेट लर्न करना है और जनरल एंट्री आज आपको लर्न करना है. तभी आपको नेक्स्ट वीडियो में जो मैं न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करूँगी वो समझ में आएंगे.